जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आज के इस चैप्टर भारत की देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों पर आधारित है। अर्थात आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या कार्य किए और इन कार्यों का भारत की जनता पर क्या प्रभाव हुआ, और अंग्रेजों से पहले भारत देश में शिक्षा कैसे दी जाती थी, स्कूल किस प्रकार के थे, अर्थात अंग्रेजों से पहले भारत में शिक्षा व्यवस्था किस तरह की थी, यह भी आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके अब हम यहां पर बेसिक के साथ में डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कंप्लीट कवर करने वाले। इसकी क्लासेस हमने 5 अगस्त से स्टार्ट कर दी हैं एंड दिसंबर 2024 तक अर्थात 5 महीने में हम इस कोर्स को कंप्लीट भी कर देंगे। इस कोर्स में हम एनसीईआरटी की प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित क्विज भी प्रोवाइड करेंगे। एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया और 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया, जिससे कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। एंड हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की दो बड़ी खासियतें जिस वजह से ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर होने वाला है। पहली खासियत तो ये कि इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस को हमने कंप्लीटली फ्री कर दिया है, जिससे कि जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इन क्लासेस के माध्यम से अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई को पूरा कर सकें। ये क्लासेस हमारी एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल दोनों ही जगहों पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है एंड आगे जो क्लासेस आएंगी उनकी भी प्लेलिस्ट इसी तरह से प्रोवाइड की जाएगी। एंड हाँ, दूसरी खासियत जो है वो ये कि हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इट मींस देखो, इस कोर्स को तो सबसे पहले हमने स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए डिजाइन किया है, लेकिन यूपीएससी के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिर इंडिया के किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने वाले, तो आप हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे बेस्ट कोर्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में हम एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का सबसे पहले निचोड़ लेकर के आते हैं और फिर उसमें दिए गए हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कस करते हैं, जिससे कि चैप्टर से बनने वाले हर एक प्रश्न को हम समझ सकें। इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस तो फ्री हैं, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए है, डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर क्विज ज्वाइन करनी है, तो इसके लिए आपको ये कोर्स परचेस करना पड़ेगा। एंड कोर्स परचेस करने के लिए सिंपली आप हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ये हमारा ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर कर लेना। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आपको दिखेगा एंड यहां से आप एनसीईआरटी नोट्स, कंप्लीट पैड कोर्स, टेस्ट सीरीज, सिलेबस, फ्री कंटेंट, इन सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम एनसीईआरटी नोट्स या फिर पैड कोर्स की बात करें तो अभी हमने दो पैड कोर्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं। एक एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स है और एक एनसीईआरटी बैच 1 बेसिक है। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। केवल क्लास 6 से 8 तक की पढ़नी है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो भी आप यहां से ले सकते हो। अभी हमने क्लास 6 to 8 के नोट्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं, आगे के भी नोट्स जल्द ही अवेलेबल करवाए जाएंगे। सिंपली अगर आपको कोई भी परचेस करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप यहां पर सबसे पहले इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा एंड फिर कंटेंट क्या उसमें आपको मिलने वाला है वो देख लीजिएगा। फिर सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करके आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एंड अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। और चैप्टर में सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के कारण केवल यहां के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के जीवन पर भी असर पड़े। अर्थात जब भारत देश में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तो अंग्रेजों की सत्ता का प्रभाव न केवल भारत के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर पड़ा, जिनके विषय में हमने चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 में डिस्कस किया, बल्कि भारत में जो
विद्यार्थी थे, इन विद्यार्थियों के जीवन पर भी अंग्रेजों की सत्ता का प्रभाव बहुत ही गहरे तौर पर पड़ा, जिसके विषय में आज के इस चैप्टर में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे कहा जा रहा है विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम यहां पर समझते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि अंग्रेजों की सत्ता के चलते विद्यार्थियों के जीवन पर जो असर पड़ा उसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंग्रेज जब भारत देश में आए थे तो वो यहां पर केवल व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन व्यापार से युद्ध की स्थितियां कैसे क्रिएट होती हैं ये हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया। ये युद्ध यहां पर करते हैं और युद्ध करने के बाद में भारत की भूमि पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात भारत के भू क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद में भारत की आय पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और धीरे धीरे भारत के बहुत बड़े इलाके पर अपना नियंत्रण फैला लेते हैं। इसके बाद में इन्हें यह लगता है कि उनका यहां पर एक सांस्कृतिक मिशन भी है, अर्थात भारत की संस्कृति को बदलना भी इनका एक महत्वपूर्ण मिशन है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना, अर्थात भारत की जनता को सभ्यता की राह पर ले जाना। इनकी नजरों में मतलब भारतीय लोग सभ्य नहीं थे, इसलिए ये भारत के लोगों को सभ्यता की राह में ले जाना चाहते थे, अर्थात सभ्य बनाना चाहते थे। उनके रीति रिवाजों अर्थात भारत के रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना चाहते थे। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 में हमने अंग्रेजों द्वारा बदले जाने वाले कुछ रीति रिवाजों के विषय में पढ़ा था। हेडिंग थी सुधारों की प्रक्रिया, और सुधारों की प्रक्रिया में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में सती प्रथा को बैन किया था, इसके बाद में विधवा विवाह को शुरू किया था। तो इस तरह की कुछ हमारे भारत देश में रीति रिवाज थे जिनको बदलने का प्रयास अंग्रेजों ने बहुत ही बड़े तौर पर किया था। अब आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि अंग्रेज जो हमारे देश में एक सांस्कृतिक मिशन के तहत भी कार्य कर रहे थे, अर्थात भारत की संस्कृति को परिवर्तित करने का कार्य कर रहे थे, इनके द्वारा लागू की जाने वाली शिक्षा व्यवस्था की वजह से हमारे यहां के विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। ओके, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी हमने अभी यहां पर डिस्कस किया है आज के इस चैप्टर को समझिएगा। अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। जो अंग्रेज थे वो शिक्षा को किस तरह से देखते थे, ठीक है, शिक्षा उनके लिए किस उद्देश्य से प्राप्त करनी चाहिए, इस चीज को यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, अर्थात इन्होंने हमारे देश में शिक्षा को लेकर के जो भी कार्य किए वो किस सोच के साथ में किए, उसके पीछे का उनका रीजन क्या था। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे थे वो किस सोच के साथ में कर रहे थे, सबसे पहले हमें यहां पर इस बात को समझना है। फिर शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज और सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 साल में किस तरह से विकसित हुए, यानी कि आज के टाइम पर जो शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देने को मिल रही है इसका पिछले 200 साल में कैसे विकास हुआ, ये आज के चैप्टर में हमें समझना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी यहां पर अगली हेडिंग है प्राच्यवाद की परंपरा। अब हमें यहां पर प्राच्यवाद की परंपरा को समझना है। बेसिकली प्राच्यवाद शब्द जो है ये प्राच्यवादियों से लिया गया। प्राच्यवादी ऐसे लोग होते हैं जिनको एशिया की भाषा और संस्कृत इन दोनों का गहन जानकारी होती है, इन दोनों की गहन जानकारी होती है, उसे हम कहते हैं प्राच्यवादी, ठीक है। तो प्राच्यवाद की परंपरा अब हमारी हेडिंग है और सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है सन 1783 में विलियम जोन्स भारत आए। विलियम जोन्स नाम के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को समझा और समझने के बाद में इसको मतलब काफी लोगों तक पहुंचाया भी था। अभी इनके विषय में डिस्कस करते हैं फिर आपको पता चले, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। तो कहा जा रहा है सन 1783 यानी कि 1783 में विलियम जोन्स भारत में आए। ये कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे। आज के टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिल रहा है ये अलग है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, वो अलग था। तो जो ये विलियम जोन्स थे ये सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के रूप में तैनात थे, ये जूनियर जज के रूप में कार्य कर रहे थे। ये एक भाषाविद भी थे। भाषाविद ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, ठीक है, अर्थात जिसे एक से अधिक भाषाओं की जानकारी हो और अधिक से अधिक भाषाओं के बारे में जानकारी करने का प्रयास कर रहा है या फिर भाषाएं सीखने में लगा हो, ठीक है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे ये, तो इन्होंने यहां पर ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का अध्ययन किया। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे। इसके अलावा अपने एक दोस्त से अरबी और फारसी
फारसी भी सीख चुके थे। इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान हो चुका था? एक ग्रीक, दूसरा लैटिन, ठीक है, तीसरी फ्रेंच, चौथी इंग्लिश, पांचवी आपको मिलती अरबी और छठी मिल गई फारसी। इसके बाद में कलकत्ता में जब ये आए, ठीक है, तो कलकत्ता में आने के बाद में रोजाना घंटों तक संस्कृत विद्वानों के साथ में बैठ करके उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। यानी कि संस्कृत का भी इन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया, अर्थात 7 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। यानी काफी विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है, और जिस जिस भाषा का ज्ञान था उस भाषा के ग्रंथों को पढ़ना इन्हें बहुत पसंद था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ समय में ही उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों के प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जो भारतीय पुस्तकें थी, ठीक है, इनकी यहां पर बात की जाए, जो भारतीय कानून की पुस्तकें थी, दर्शन की पुस्तकें थी, धर्म की पुस्तकें थी, संस्कृत में लिखी हुई, इसके अलावा अन्य भाषाओं में लिखी हुई। अब चूंकि ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य जितनी भी पुस्तकें भारत में मिलती थी, इन सभी पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इन सभी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियां रखते हैं। अर्थात जिस तरह से ये एक भाषाविद थे, कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे और भारतीय प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने में लगे हुए थे, जो कि कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति और कई सारे विषयों पर आधारित थी। इन्होंने देखा कि इनके ही जैसे और भी कई सारे अफसर हैं जो इसी तरह से भारत की पुस्तकों को पढ़ने में लगे हुए हैं, जिनमें से एक थे हेनरी टॉमस कोलब्रुक। क्या नाम था इनका? हेनरी टॉमस कोलब्रुक। और दूसरे थे नेथेनियल हॉल हेड, ठीक है, याद रखना, एक थे हेनरी टॉमस कोलब्रुक और दूसरे थे नेथेनियल हॉल हेड, ठीक है। इन्होंने भी भारतीय भाषाएं सीख कर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद, ये जो दो लोग थे, एक भैया हेनरी टॉमस कोलब्रुक और दूसरा नेथेनियल हॉल हेड, ठीक है, ये भारतीय भाषाओं को इन्होंने सीखा और भारतीय भाषाएं सीखने के बाद में जो संस्कृत और फारसी की रचनाएं थी, इनका अंग्रेजी में अनुवाद करने में लगे हुए थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास कर रहे थे कि भैया प्राचीन काल में जो भारत है, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हाँ, ये इस बात को समझने में लगे हुए थे कि प्राचीन काल में भारत कैसा था, ठीक है, यानी कि प्राचीन भारतीय परंपराओं को समझने का प्रयास कर रहे थे और प्राचीन भारत का इतिहास समझने में लगे हुए थे, प्राचीन भारतीय विरासत को समझने में के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर विलियम जोन्स आए थे। ये इन्होंने क्या किया, इन दोनों लोगों के साथ में हाथ मिलाए, एक तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक और दूसरा नेथेनियल हॉल है, इन दोनों के साथ में हाथ मिलाया और इन दोनों लोगों के साथ में मिल करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या नाम है इसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका गठन किया, ठीक है। गठन करने के बाद में एशियाटिक रिसर्च नाम की एक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। ये एक शोध पत्रिका, जैसे कि आज के टाइम पर पत्रिकाएं आती है करंट अफेयर की और विभिन्न चीजों की, तो इन्होंने एक एशियाटिक रिसर्च नाम की शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। जो भी भारतीय प्राचीन पुस्तकों को पढ़ते थे, उनसे इनको जो भी ज्ञान प्राप्त होता था उसको इस पत्रिका में लिखते थे और फिर इस पत्रिका को प्रकाशित करने का कार्य करते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। इन्होंने भारतीय इतिहास को पढ़ा और जब भारतीय इतिहास को पढ़ा तो भारत के प्रति इनका एक खास अंदाज हो चुका था, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। यानी कि भारतीय प्राचीन संस्कृतियों के प्रति और पश्चिम, इन दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति ये गहरा आदर भाव रखते थे, यानी इन दोनों को सम्मान देते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, यानी कि अपने वैभव के पीक पर थी, जितनी विकसित हो सकती थी उतनी हो चुकी थी, वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। यानी कि सबसे पहले तो ये अपने वैभव के शिखर तक गई और फिर धीरे धीरे उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना जरूरी है। इन्होंने मतलब एक राय दी थी, ठीक है। इनकी राय में ऐसा था कि अगर भारत के इतिहास को समझना है, तो भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में जो भारत में पवित्र और कानूनी ग्रंथ लिखे गए, इनको खोजना हमें चाहिए और खोजने के साथ में इनको पढ़ना और समझना चाहिए। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को असली विचारों व कानूनों को, एक मिनट, हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानून
कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इनका कहना यह था कि अगर हमें हिंदू और मुसलमानों के विचारों को समझना है कि किस तरह से ये सोचते हैं, तो हमें इनके ग्रंथों को पढ़ना होगा और इनके ग्रंथों के माध्यम से ही हम इनको समझ सकते हैं और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इन्होंने कहा कि अगर भैया भारत के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, इन रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमें भारत के विषय में समझने को का मौका मिलेगा, भारत को हम जान पाएंगे और तभी भारत का भावी विकास हो पाएगा, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि भैया प्राचीन काल में भारत ऑलरेडी वैभव के शिखर पर था। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। इन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक प्राचीन ग्रंथों को ढूंढा और ढूंढने के बाद में उनको समझा, पढ़ा, उनकी व्याख्या करने लगे, उनका अनुवाद करने लगे। जो इंग्लिश में पढ़ रहा था उसको इंग्लिश में लिख कर दे रहे थे, जो फारसी में पढ़ रहा था उसको फारसी में लिख के दे रहे थे, जो जिस भाषा में पढ़ रहा था उसको उस भाषा में लिख करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए थे। इसके बाद में उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इनका मानना यह था कि भैया अगर हम भारतीय संस्कृति को खोलने का प्रयास करेंगे, इसको समझेंगे और पुनः इसका हम एक लेख तैयार करेंगे, इसके बारे में लोगों को बताएंगे, तो न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि जो भारत के निवासी हैं ये भी अपने पुराने इतिहास को जान पाएंगे। ठीक है, ये भी अपने विरासत को समझ पाएंगे और फिर से वैसा ही बनने का प्रयास करेंगे, अपने लुप्त वैभव को दोबारा से उसी तरह से वैभव को लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जब ये सारी की सारी पत्रिकाएं कई सारे अंग्रेज पढ़ने लगे, कई सारे भारतीय पढ़ने लगे, ठीक है, तो क्या हुआ, कई सारे अंग्रेजों ने जिन लोगों ने ये पत्रिकाएं पढ़ी हुई थी उन्होंने क्या है कि अंग्रेजों को दलील दी, ठीक है, बहुत सारे अधिकारियों को ये दलील दी, ये कहा अधिकारियों से कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही भारत में प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि पश्चिम की किताबें भारत में नहीं लानी चाहिए, भारत की पुस्तकों को ही हमें भारत में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे वे मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर व महत्व देते हैं। इनका कहना यह था कि भैया भारत के हिंदू और मुसलमान लोग जो हैं इन्हें वही पढ़ाओ जिसको ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिससे ये परिचित हैं और जिसको ये सम्मान देते हैं। अगर कोई ऐसी चीज इनको पढ़ाओगे जिससे ना तो ये परिचित हैं और ना ही ये उसका सम्मान देते हैं, तो हो सकता है कि लोग उसे पढ़े ही ना और हमें दुश्मन मान लें। ठीक है, आगे कहा जा रहा है इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं और केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इनका कहना था कि अगर हम भारतीयों को वो देंगे जो भारतीय चाहते हैं, यानी कि भारतीयों को वो पढ़ाएंगे जिससे भारतीय पहले से परिचित है और जिसका आदर और उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर हम वो भारतीयों को देंगे तो भारतीय हमें भी सम्मान देंगे। ठीक है, इसलिए देसी जनता का दिल जीतने के लिए हमें इन्हें वही देना चाहिए जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं, अर्थात जिन ग्रंथों का, जिस शिक्षा को ये आदर देते हैं वही शिक्षा हमें इन्हें प्रदान करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है वारेन हेस्टिंग प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। वारेन हेस्टिंग जिनके विषय में अभी हमने यहां पर डिस्कस किया, ठीक है, एक मिनट, वारेन हेस्टिंग पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है प्राच्यवादियों के विचार को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में एक मदरसा खोला गया। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, सन 1781 में अरबी फारसी और इस्लामिक कानून का अध्ययन करने के लिए, इसको समझने के लिए कोलकाता में एक मदरसा खोला। इसके बाद में आगे कहा जा रहा है इसी क्रम में सन 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की गई, जिससे कि यहां पर हिंदुओं के ग्रंथों को समझा जा सके, इनको पढ़ाया जा सके। आगे कहा जा रहा है ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में यहां से मदद भी मिले। यहां पर देखो वारेन हेस्टिंग्स ने प्राच्यवादियों का न केवल समर्थन किया बल्कि इनकी सहायता भी यहां पर की। इन्होंने क्या किया, 1781 में अरबी फारसी और इस्लामिक कानून का अध्ययन करने के लिए मदरसा खोला और इसके अलावा
1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। ऐसा नहीं था कि मतलब सभी अफसर जो थे कंपनी के वो प्राच्यवादियों के विचारों से सहमत थे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। अब यहां पर दो शब्द दिए जा रहे हैं, एक है प्राच्यवादी, दूसरा है मुंशी। तो प्राच्यवादी का अर्थ होता है एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, जिनके विषय में अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मुंशी उसे कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, ठीक है, तो उसे मुंशी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो उसे कहते हैं मुंशी। और ऐसे व्यक्ति जो एशिया की भाषा और संस्कृत इन दोनों का ज्ञान रखता है उसे कहते हैं प्राच्यवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है पूरब की जघन्य गलतियां। अब यहां से अभी तक हमने यहां पर डिस्कस किया प्राच्यवादियों के विषय में कि प्राच्यवादी कौन थे, किस प्रकार के कार्य कर रहे थे, उनकी मान्यताएं क्या थी। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है प्राच्यवादियों के जो विरोधी थे उनका क्या मानना था। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग है पूरब की जघन्य गलतियां। और इसके सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। अब यहां पर समझो 1781 में मदरसा खोला गया और 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, अर्थात 18वीं शताब्दी के आखिरी टाइम में। 18वीं शताब्दी कब से कब तक, अर्थात 1700 से लेकर के 1800 के बीच में। लेकिन यहां पर हुआ क्या, 19वीं सदी की शुरुआत से यानी कि कुछ समय बाद ही 10 15 20 25 साल बाद क्या हुआ कि यहां पर कई सारे अंग्रेज अफसर प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका कहना यह था कि भैया पूर्वी समाज जो है, ठीक है, पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। भैया अगर ये हमारे इतिहास को पढ़ते थे तो इन्हें देखने को मिलता था कि कहीं पर पुष्पक विमान उड़ रहा है, ठीक है, तो कहीं पर क्या है कि हनुमान जी सूर्य के गोले को खाने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर देखें तो यहां पर कई सारे ग्रंथ ऐसे भी थे जिसमें गणित की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें दी गई थी। कहीं पर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, तो कहीं पर पृथ्वी का ज्ञान दिया जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। आर्यभट्टियम में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि इनके पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो इन्होंने कहा कि भैया सारा का सारा ज्ञान जो है पूरब का त्रुटियों से भरा हुआ है। यहां पर तो हवाई जहाज उड़ाने में लगे जा रहे हैं, पुष्पक विमान की रामायण में बात की जा रही है। इंसान उड़ भी सकता है क्या? उस समय तक क्या ना कि रदरफोर्ड ने मतलब ये जहाज नहीं बनाया हुआ था, तो इनको भरोसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति उड़ सकता है। इसलिए जब इन्होंने देखा ग्रंथों में पढ़ा कि भैया पुष्पक विमान उड़ रहा है तो इन्होंने कहा भैया तो बिल्कुल ही गलत है, हम आज तक हमने नहीं देखा कि कहीं पर कोई व्यक्ति उड़ रहा है। इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। फिर उन्होंने देखा कि भैया यहां पर आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला दिया है। आर्यभट्ट ने बताया कि भैया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और भी कई सारी चीजें सामने आई। तो इन्होंने कहा भैया ये जो भारत का इतिहास है ये बिल्कुल त्रुटियों से भरा हुआ और बकवास है और ये अवैज्ञानिक है। ठीक है, उनके मुताबिक पूर्वी इतिहास अगंभीर और सतही था। इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और इसका बहुत विरोध करने लगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या था कि इनको इन चीजों की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पर हम इन्हीं चीजों को वैज्ञानिकता के माध्यम से प्रमाणित करते हैं तो लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। अगले पॉइंट में कहा गया प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। जेम्स मिल के विषय में हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया। ये हमारे भारत देश का मतलब आप एक तरह से कह सकते हो दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन यही था। ठीक है, तो जेम्स मिल सबसे प्रमुख थे। इनका विश्वास ये था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और दिल जीतने की बजाय हमारे देश की जनता को खुश करने और जनता का दिल जीतने की बजाय दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा और उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि भैया हमें भारत देश की जनता को खुश करने की जरूरत नहीं है और ना ही यहां की जनता का दिल जीतने के लिए यहां की जनता के हिसाब से उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। इन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय यह पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की। इन्होंने बहुत ही मतलब अच्छी तरह से अपनी बात को समाज में आकर के रखा। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया भारत देश की जनता का दिल जीतने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और ना ही उन्हें खुश करने की आवश्यकता है। भारत देश की जनता को वो पढ़ाओ कि भैया जो उनके लिए उपयोगी और व्यवहारिक साबित हो। ठीक है, इन्हें पढ़ाओ कि पश्चिम के समाज ने किस तरह से वैज्ञानिकता के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में सफलताएं हासिल की। जैसे कि अगर हम देखें तो उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, इसके अलावा समुद्र की यात्रा करते हुए यहां तक आए, कई सारी मशीनों का निर्माण किया। तो इन्होंने कहा कि भैया पूरब के लोगों को अर्थात भारत की जनता को वो पढ़ाओ जो इनके लिए लाभदायक हो, ठीक है, जो इनके लिए उपयोगी हो और व्यवहारिक, इनको जो व्यवहारिक
अधिक चीजों का ज्ञान दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा होता गया। अब देखो, प्राच्यवादी व्यक्ति वही थे जिनको बहुत अधिक ज्ञान था, ठीक है, जो कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे, जिन्होंने भारतीय ग्रंथों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। लेकिन जिन्होंने भारतीय ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, वो इनका विरोध करने में लगे हुए थे। थॉमस बेबिंगटन मैकोले नाम के एक व्यक्ति थे, इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। थॉमस बेबिंगटन मैकोले, ठीक है, ये सबसे बड़े प्राच्यवादियों के विरोधी थे। वह भारत को असभ्य देश मानता था। इन्होंने भारत को कभी सभ्य देश माना ही नहीं, ये कहते थे भारत जो है वो असभ्य देश है। उनका कहना था कि एक अच्छे पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मतलब इतनी बड़ी बात कहते हुए इनको शर्म नहीं आई। हमारे भारत देश की गीता, दुनिया भर के ग्रंथ एक तरफ रख दो और गीता एक तरफ रख दो, गीता से बड़ा ज्ञान आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। और इन्होंने कहा कि भैया हमारे यूरोपीय पुस्तकालय के केवल एक खाने की पुस्तकें, ठीक है, पूरे के पूरे अरब और भारत के साहित्य के बराबर है। इन्होंने ये बात यहां पर कह दी और ये बिल्कुल ही गलत बात थी। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि भैया ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इन्होंने प्राच्यवादी ज्ञान का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है मैकोले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। मैकोले ने कहा कि भाई अंग्रेजी सिखाओ, ठीक है, अंग्रेजी सिखाओगे तो वो हमारे भी काम आएगा, क्योंकि ये लोग अंग्रेज थे, अंग्रेजी लोग जानते थे। इन्होंने कहा भैया अंग्रेजी सिखाओ, अंग्रेजी सिखाने पर जोर देने की अंग्रेजी सिखाने की जरूरत पर इन्होंने जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। इन्होंने कहा कि भैया अगर अंग्रेजी भारत के लोग सीख लेते हैं तो दुनिया के जितने भी अच्छी से अच्छी पुस्तकें हैं वो भारतीय लोग पढ़ पाएंगे। यहां के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे, क्योंकि भैया पश्चिम में जो भी जिन भी चीजों का विकास हो रहा था उन चीजों को इंग्लिश की कृतियों में लिखा जा रहा था, इंग्लिश की पुस्तकों में लिखा जा रहा था। और अगर भारत के लोगों को आप इंग्लिश सिखाओगे तो ये उन पुस्तकों को पढ़ करके पश्चिम विज्ञान और पश्चिमी दर्शन के विषय में जान पाएंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इस प्रकार मैकोले के मिंट्स अर्थात विवरण, ठीक है, तो मैकोले के विवरण के आधार पर सन 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। मैकोले ने यहां पर विवरण दिया, ठीक है, और मैकोले के विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया जाता है। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। यानी कि जैसे आज के टाइम पर हम 12th पास करने के बाद में ग्रेजुएशन वगैरह करने जाते हैं तो उसको उच्च शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय भी क्या किया गया कि भैया अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया और कलकत्ता, ठीक है, बना दिया जाए कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। अब यहां पर यह निर्णय लिया गया कि भैया कलकत्ता में जो मदरसा खुला हुआ है और जो बनारस में हिंदू कॉलेज खोला गया है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे, ठीक है। ये प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। इनके लिए कहा गया कि भैया हम इनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जैसे जब किसी मंदिर में कोई व्यक्ति जाना बंद कर देता है तो धीरे धीरे वो मंदिर भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इस कॉलेज को, जैसे कि एक मदरसा है दूसरा संस्कृत कॉलेज है, जब इन दोनों को हम समर्थन देना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे ये भी अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्यक्रम छापे जाने लगे, पाठ्य पुस्तकें छापी जाने लगी। अब क्या किया गया, नए नए स्कूल खोले जाने की तैयारी की जाने लगी और इन स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक यानी कि इंग्लिश में किताबें छापी जाने लगी। अगले हेडिंग में कहा जा रहा है व्यापार के लिए शिक्षा। अब हमारी यहां पर एक नई हेडिंग है, यहां पर अंग्रेजों की मानसिकता को समझो कि अंग्रेजों ने जो ये शिक्षा लागू की थी उसके पीछे अंग्रेजों की मानसिकता क्या थी। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। क्या किया, देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनके लंदन में
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक स्थित थे। इन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल को एक नोट भेजा। ठीक है, कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। ठीक है, क्या नाम था इनका? चार्ल्स वुड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको पूरा नियंत्रण करने वाले जो मंडल था उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था चार्ल्स वुड। ठीक है, इनके नाम पर जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र कहा गया, जिसे हम वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के फायदे बताए गए। यहां पर क्या किया गया? अब जो ये वुड नीति पत्र आया या फिर वुड का नीति पत्र या फिर वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, अगर इसमें देखें तो इसमें ये कहा गया, इसमें मतलब ये बताया गया कि अगर हम भारत में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा का प्रसार करते हैं, यूरोपीय शिक्षा यहां पर हम फैलाते हैं, तो इससे अंग्रेजों को क्या क्या फायदा हो सकता है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इससे अंग्रेजों को क्या क्या फायदा होने वाला था। तो सबसे पहले बिंदु में, अगले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है इसमें यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। इसमें यह कहा गया कि अगर हम यूरोपीय शिक्षा का भारत में प्रसार करते हैं तो इससे हमें एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में मिलेगा। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया कि अगर ये यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, यूरोपीय शिक्षा को समझेंगे, इसके माध्यम से पढ़ेंगे, तो भारतीयों को व्यापार की जानकारी होगी, वाणिज्य की जानकारी होगी। इसके अलावा संसाधनों के विकास का महत्व समझेंगे कि अगर हम अपने भारत देश में संसाधनों का विकास करते हैं तो इससे हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ेगा। संसाधनों के विकास का महत्व समझने में इनको मदद मिलेगी। इसके अलावा यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाए, ठीक है, कि यूरोप में किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएंगे। और ये चीज यहां पर बिल्कुल काम करती है। हुआ क्या था, आप देखो धीरे धीरे जैसे अंग्रेज लोग रह रहे थे, जब इन्होंने यूरोपीय शिक्षा का यहां पर प्रचार प्रसार किया, यूरोपीय शिक्षा फैलाने लगे, स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, यूरोप के विषय में बताया जाने लगा, तो भारत के लोग यूरोपियों जैसा बनने का प्रयत्न करने लगे, उनके जैसे कपड़े पहनने लगे धीरे धीरे। और आज तक अगर आप देखोगे तो धोती कुर्ता पहनने वाले आपको 1% लोग भी नहीं मिलेंगे आमतौर पर। ठीक है, जो विशेष इलाके हैं जैसे कि राजस्थान वगैरह के, वहां पर आपको मिलेंगे। बाकी पूरे देश की अगर बात की जाए तो जितने लोग पहले पहनते थे उनमें से 98 या 99% लोग जो थे वो धोती कुर्ता पहनना बंद कर चुके हैं। अब यहां पर क्या कहा गया कि यूरोपीय जीवन शैली से अगर इनको अवगत अर्थात जानकार करवाया जाए, यूरोपीय जीवन शैली के बारे में अगर इनको पता चलेगा तो इनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएंगे। अर्थात फिर ये क्या करेंगे, ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहां के लोग यूरोपीय चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अब भैया आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको आईफोन की जानकारी ही ना हो और आपको केवल चाइनीज मोबाइल की जानकारी हो, तो क्या आप आईफोन खरीदने का कभी प्रयास करेंगे? फिर आईफोन की डिमांड रखेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि आप जो फोन चला रहे हो ये बहुत ही घटिया है और आईफोन बहुत बढ़िया है, आईफोन हैंग नहीं होता है, उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज आती हैं, आपके सामने उसकी तारीफ की जाए, तो आपका भी मन करेगा कि भैया एक काम करते हैं, एक बार आईफोन ट्राई करके देखते हैं कि कैसा फोन है। इसी तरह से आप अगर जो खाना खा रहे हो, ठीक है, आपसे कहा जाए कि ये सूखी सब्जी रोटी खा रहे हो, हम देखो क्या खा रहे हैं, पनीर खाने में लगे हुए हैं, छोला खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और आपके मुंह में पानी आएगा, इससे धीरे धीरे पानी आएगा, तो आपको भी मन करेगा कि हम वो खाएं। तो यहां पर क्या किया गया, क्या टेक्निक इस्तेमाल की गई कि भैया भारत के लोगों को यूरोपीय चीजों के बारे में बताओ, ठीक है, यूरोपीय जीवन शैली के बारे में बताओ। इससे क्या होगा, भारतीय लोगों में इस चीज की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो हम सप्लाई करेंगे और इससे हमें व्यापारिक क्षेत्र में फायदा होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका एक व्यापारिक लाभ भी बताया गया। एक तो आर्थिक लाभ बताया गया, ठीक है, एक तो व्यवहारिक लाभ बताया गया, दूसरा आर्थिक क्षेत्र में भी इसका लाभ बताया गया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि वुड के नीति पत्र में तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र में भी उत्थान होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया नैतिकता में भी उत्थान हमें देखने को मिलेगा, इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। अब जब भैया यूरोप के लोगों को आप यहां पर
श्रेष्ठ दिखाने का काम करोगे, ठीक है, यूरोपीय संस्कृति को, यूरोपीय जीवन शैली को पुस्तकों में श्रेष्ठ दिखाओगे, तो इन्होंने कहा कि भैया यूरोपीय लोगों के सामने ये जो है सत्यवादी बनकर के आएंगे और ईमानदार बनकर के रहेंगे। अगर यूरोपीय शिक्षा का इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ये सत्यवादी बनेंगे और ईमानदार बनेंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास में भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेजों के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। इस वुड के नीति पत्र में कहा गया कि भैया जो भारत का ज्ञान है ये क्या है कि त्रुटियों से भरा हुआ है, ठीक है। जो पूरब का साहित्य है ये त्रुटियों यानी कि गलतियों से भरा हुआ है, क्योंकि उस समय तक इतना अधिक मतलब विज्ञान ने विकास किया नहीं था। आज अगर हम देखें तो हमारे ग्रंथों में जितनी भी बातें लिखी हैं 99.9% बातों को साबित किया जा चुका है कि ये सारी की सारी बातें सही हैं। कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जो भी साबित करना बाकी रह गई हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा उन चीजों को भी साबित किया गया। जैसे कि हमारी ग्रंथों में लिखा गया था किसके, राम सेतु के विषय में, कि भैया भारत से लेकर के और श्रीलंका तक एक सेतु का निर्माण किया गया। इन लोगों ने जब पढ़ा, कहा कि भाई समुद्र के ऊपर पुल बनाया वो भी बंदरों ने, ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने कहा ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बकवास लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा कि भैया हनुमान जी जो थे हिमालय पर्वत से जड़ी बूटी लेकर के आए। ये मतलब एक बंदर ऐसा कर सकता है? ये अभी साबित करना बाकी है कि किस तरह से ऐसा किया गया, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने भरोसा ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई यहां पर रावण पुष्पक विमान पर उड़ रहा है, भरोसा ही नहीं किया। उन्होंने देखा कि भाई महाभारत में इतने भयानक भयानक अस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कि भैया मतलब एक दिन में 2 लाख सैनिकों को मारने में लगे भीष्म पितामह, तो इन्होंने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन आज के टाइम पर देखो, आज के टाइम पर विज्ञान के माध्यम से यहां पर जब टेस्टिंग की गई कुरुक्षेत्र वाले इलाके में, तो यह कहा गया कि यहां पर इस्तेमाल होने वाले जो हथियार थे आज के परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक थे। इतने भयानक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। आप अभी सर्च करो यूट्यूब पर और देखो, आपको देखने को मिलेंगे इसके ऊपर एक से एक बड़े रिसर्च वाले वीडियो। लेकिन इन लोगों ने जब इन चीजों को देखा तो कहा कि ये बकवास है, सबका सब, ठीक है। बकवास कह करके इसको हटा करके एक तरफ फेंक दिया और ये कहा कि भाई हमें यूरोप का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में अब यहां पर कहा जा रहा है 1854 के नीति पत्र, हाँ यही वुड का जो नीति पत्र था, इस नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए, यानी कि कुछ खास कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का अब गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अभी तक क्या था कि सरकारी शिक्षा विभागों का गठन नहीं किया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए कि भाई विश्वविद्यालयों में किस तरह की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, जो यहां पर सरकारी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, इस विभाग के लोग विश्वविद्यालय की स्थापना करने में लगे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन के प्रयास किए गए। इससे पहले क्या किया गया था कि भैया केवल उच्च शिक्षा के ऊपर फोकस किया गया था, लेकिन अब स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली थी इसमें भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर नैतिक शिक्षा की मांग हमें अगली हेडिंग देखने को मिलती है। यहां पर क्या हुआ था, जब ये सारी बातें चल रही थी तो हमारे यहां पर जो ईसाई प्रचारक थे उन्होंने भी अपनी बात को रखा हुआ था। इसको भी देख लेते हैं। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 19वीं सदी में भारत में ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। जब यहां पर यह कहा गया कि भैया हमें इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, उस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, यूरोप का ज्ञान आना चाहिए, जैसा कि यहां पर कहा जा रहा है व्यवहारिक शिक्षा में कहा गया कि भैया अगर हम पश्चिम का इतिहास यहां पर पढ़ाएंगे तो भरोसेमंद लोग शासन के पास में आएंगे, नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, सत्यवादी होंगे, ईमानदार होंगे। तो इन्होंने क्या किया, ईसाई प्रचारकों ने इसका विरोध किया और ईसाई प्रचारकों ने कहा, इनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। मतलब ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हर संभव रास्ता अपनाते थे। आज भी देखो, मैं टीवी पर देखता हूं, मतलब वो कहते हैं कि भाई आप कोई भी बीमारी हो हमारे पास आओ, हम फूंक मार देंगे सही हो जाएगा। वो एक टेढ़ा मेढ़ा वो लड़का वो आता है, ठीक है, पूरी तरीके से मतलब ऐंडा हुआ, और उसके ऊपर वो एकदम फूंक मारते हैं और तुरंत लड़का वो सही हो जाता है। पता तो फालिश हो गया था। एक लाइन बार लड़कियां खड़ी थी, बहुत ही आराम से अचरंग से खड़ी थी, और एक ईसाई धर्म का व्यक्ति आता है और पानी छिड़कता है उनके ऊपर और मार वो लोटने पोटने लगती, कूदने
बांधने लगती हैं, मतलब क्या नहीं कर, ये तो मतलब ऐसा, ये इनको जहां कहीं भी मौका मिला इन्होंने धर्म का प्रचार करने का भरसक प्रयास किया, ठीक है, और आज भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। 1813 तक क्या था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये ईसाइयों को अपने धर्म का प्रचार नहीं करने देते थे, ये प्रचारक गतिविधियों के विरोध में रहते थे। कंपनी को बता कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच में असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। और ऐसा हुआ भी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया। 1857 की क्रांति के पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन यही प्रचारक गतिविधियां थी और धर्म ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 19वीं सदी के दौरान 1813 तक आते आते क्या हुआ था कि इन्होंने मतलब प्रचारक गतिविधियों का काफी विरोध किया था, लेकिन फिर आगे चल करके इन्होंने इसका समर्थन भी किया। 19वीं सदी में क्या हुआ कि 19वीं सदी के दौरान, ठीक है, 1813 के बाद की यहां पर बात की जा रही है, 1815, 20, 25, 30 इस समय तक आते आते कई सारे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। परंतु 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी, क्योंकि 1857 तक इन प्रचारक स्कूलों ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत की संस्कृति को प्रभावित करने का काम किया, यहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। जैसे कि हमने मुंडा लोगों के विषय में पढ़ा था, ठीक है, बिरसा मुंडा, जहां पर बिरसा से कहा गया था कि आप अपने आप स्वर्ग को पा सकते हो अगर ईसाई धर्म को अपना लो। इन्होंने कहा कि भाई हमारा पुराना समाज स्वर्ग का समाज था, ठीक है, पुरानी सभ्यता स्वर्ग की सभ्यता थी जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, और इससे पहले हम बहुत अच्छे ढंग से रहते थे। तो ईसाइयों ने कहा कि आप ईसाई धर्म अपना लो, आपको हम स्वर्ग दिलवा देंगे, आप फिर से स्वर्ग के साम्राज्य के ऊपर राज करोगे। मतलब जहां कहीं इनको मौका मिला इन्होंने वैसा ही अपने चाल को चला, ठीक है। आगे बढ़ते तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भैया ब्रिटिश 1857 तक जिनकी जो प्रचारक गतिविधियां थी इनको अंग्रेजों ने खुल करके सहायता दी, लेकिन 1857 के बाद में ब्रिटिश सरकार ने प्रचारक शिक्षा को सहायता देने, प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने में आनाकानी करने लगी, अर्थात मना करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों और मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है, क्योंकि अभी भैया इसी की वजह से देसी लोग भड़क गए थे। चैप्टर नंबर 4 में हमने जो चैप्टर नंबर 5 में 1857 की क्रांति के जो प्रमुख रीजन समझे थे उनमें से सबसे बड़ा रीजन तो धर्म ही था, ठीक है, क्योंकि भारत में ये सुधारों की प्रक्रिया करने में लगे हुए थे, ठीक है, और सुधारों की प्रक्रिया की वजह से लोगों की मूल्य मान्यताओं को ये प्रभावित कर देते थे। इसी वजह से इतना बड़ा विद्रोह हुआ। तो 1857 के बाद में इनका यह मानना हो गया कि भैया स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों के साथ में अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे और फिर यहां पर उपस्थिति जो है हमारी ये अधिक समय तक रह नहीं पाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। अभी तक हमने प्राच्यवादियों के विषय में डिस्कस किया, इन प्राच्यवादियों के जो विरोधी थे उनके विषय में डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया जो हमारे देश में अंग्रेज शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते थे उसकी विशेषताएं क्या थी, और अंग्रेजों की मानसिकता को समझा कि अंग्रेज किस मानसिकता के तहत हमारे देश में यह शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहते थे। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है हमारे भारत देश की स्थानीय पाठशालाओं के विषय में कि अंग्रेजों ने जब हमारे देश में यह शिक्षा व्यवस्था लागू की उससे पहले हमारे देश में स्थानीय पाठशालाएं जो कार्यरत थी वो किस प्रकार की थी, कैसे शिक्षा प्रदान करती थी, और जब अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था लागू की गई इसके माध्यम से स्कूल बनवाए जाने लगे उसके बाद में इन स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। इसमें हमें विलियम एडम की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है, इसको पढ़ते हैं और यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में दिया जा रहा है सन 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक जिनका नाम था विलियम एडम, इन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें इस देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया था। अर्थात देखो ईसाई प्रचारक थे ये विलियम एडम, ये 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से भारत में आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको काम दिया था कि आप बंगाल और बिहार में जो स्थानीय पाठशालाएं कार्यरत हैं, जो देसी स्कूल चल रहे हैं, इनकी शिक्षा की प्रगति के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके सौंपो। अब जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी उसके विषय में यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है अगले बिंदु में कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार बंगाल और बिहार इन दोनों ही राज्यों में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे केंद्र हैं, ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे
जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, कुल संख्या 20 लाख से अधिक थी। कहा यहां पर यह जा रहा है कि भैया बंगाल और बिहार इन दोनों ही राज्यों में मिलाकर के 1 लाख से अधिक पाठशालाएं कार्यरत थी, जहां पर 20 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाया जाता था। प्रत्येक पाठशाला में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होते थे, यानी कि 20 बच्चे मैक्सिमम थे जो कि एक पाठशाला में पढ़ाए जाते थे। इस तरह से अगर आप देखोगे तो 1 लाख से अधिक पाठशालाएं इन दोनों राज्यों में मिलकर के कार्यरत थी और टोटल 20 लाख से अधिक बच्चे इन दोनों ही राज्यों में मिलकर के पढ़ रहे थे। यह विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है। अब विलियम एडम एक व्यक्ति थे, तो ये प्रत्येक गांव में तो जा नहीं पाए होंगे और इन्होंने हर एक गांव का एक एक करके ब्यौरा भी नहीं रखा होगा। इन्होंने एक अंदाजे के माध्यम से बताया, जहां तक जा पाए वहां तक गए। अब देखो ये जो अगर हम यहां पर बात करें कि भैया केवल एक पाठशाला में 20 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक गांव में 20 बच्चे हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? आज भी हमें देखने को मिलते हैं। अब चूंकि एक गांव में 20 बच्चे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और प्रत्येक पाठशाला में 20 बच्चे से ज्यादा बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, यानी कि हर गांव में एक पाठशाला उस समय होती थी, ठीक है। यानी 1 लाख ही नहीं बल्कि 1 लाख से कहीं अधिक 1.5 लाख तक आपको पाठशालाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन विलियम एडम की जो रिपोर्ट है, अगर प्रश्न आता है तो विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार ही हमें उत्तर लिखना होगा। विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी, 20 से ज्यादा बच्चे किसी भी पाठशाला में नहीं पढ़ते थे। टोटल मिलाकर के 20 लाख से ज्यादा बच्चे इन सभी पाठशालाओं में पढ़ते थे। आगे ये जो पाठशालाएं थी संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों के द्वारा चलाई जाती थी। या तो कोई एक संपन्न व्यक्ति चलाता था इन पाठशालाओं को, या फिर पूरा का पूरा स्थानीय समुदाय मिलकर के एक पाठशाला यानी कि एक स्कूल को चलाने का कार्य करता था। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, यानी जो टीचर हुआ करते थे वो खुद की कभी कभी पाठशाला शुरू कर देते थे, जैसे आज के टाइम पर लोग कोचिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये एक पाठशाला का इमेज है, आप इसे देख सकते हो। इस प्रकार की पहले पाठशालाएं चला करती थी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है शिक्षा का तरीका बहुत ही लचीला था। अच्छा, इन पाठशालाओं में पढ़ाई कैसे करवाई जाती थी इसको भी समझ लो। आप सभी लोगों का सपना होगा इस तरह से पढ़ाई करने का, जिस तरह से पहले पढ़ाई करवाई जाती थी। तो यहां पर कहा जा रहा है शिक्षा का तरीका बहुत लचीला था। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। बच्चों की जो फीस थी वो निश्चित नहीं होती थी। माँ बाप की जो आमदनी होती थी, आमदनी के हिसाब से लोगों से फीस ली जाती थी। छपी हुई किताबें बिल्कुल भी नहीं थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। जो भी इमारत लोग अपने घर में, दुकान में, पेड़ के नीचे बैठ करके कक्षाएं लगा देते थे और वहीं पर ये बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर लेते थे। दो तीन चीजें, ना तो निश्चित फीस थी, ठीक है, फीस उनके माँ बाप की आमदनी के हिसाब से तय होती थी। दूसरा, किताबें नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं थी। बच्चे मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते थे। कई सारी पांडुलिपियां होती थी या फिर पुस्तकें भी थी जिनके माध्यम से पढ़ाया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से मौखिक रूप से, ठीक है, मुंह से बोल करके चीजों को बताया जाता था और ये बच्चे पढ़ते थे। पाठशाला की इमारत नहीं होती थी, ठीक है, कि अलग से कोई स्कूल बनाया जा रहा है, घर में ही पढ़ा रहे, दुकान में बैठ के पढ़ा लिया, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये घर बना हुआ है, ठीक है, घर के बाहर ऐसे फट्टी बिछाकर उस पर बैठकर पढ़ाने लगे। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ठीक है, जैसे देखो जमीन में बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बेंच और कुर्सी जैसा कोई भी सुविधा नहीं थी जैसे आज के टाइम पर हम स्कूल में जाकर देखते हैं। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। आज के टाइम पर ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाता है, पहले नहीं था। पहले मौखिक रूप से यानी कि मुंह से बोलकर हर चीजें बताई जाती थी। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था। ना तो बच्चों की अलग से कक्षाएं लगाई जाती थी, ठीक है, कि भैया आप कक्षा 1 में पढ़ रहे हो तो आपकी अलग से कक्षा लगेगी, आप 2 में पढ़ रहे हो तो आपकी अलग से कक्षा लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके पढ़ाया जाता था और ना ही बच्चों की हाजिरी अर्थात प्रेजेंटी लगाई जाती थी। आगे, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ना ही कोई नियमित समय सारणी थी और ना ही साल के हिसाब से कोई परीक्षा ली जाती थी। इतना लचीला ढंग था कि भैया जो चाहे ज्ञान प्राप्त कर सकता। अगर आप इस लचीले ढंग से देखें, इसकी एक विशेषता भी थी। अब चूंकि यहां पर इम्तिहान नहीं होना है, ठीक है, तो आपको परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ही आप यहां पर पढ़ने के लिए जाओगे। यहां पर डिग्री नहीं मिलने वाली, क्योंकि इम्तिहान नहीं होगा तो डिग्री की कोई वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। ये भले ही लिख के दे दें कि हाँ ये यहां पर इन्होंने यहां पर पढ़ाई की है, ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर इम्तिहान नहीं होते थे तो डिग्री का भी कोई महत्व यहां पर नहीं रह गया था। समय सारणी भी नहीं थी। अब जो बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है, वो मन लगाकर पढ़ते थे, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि आपने जो पढ़ाई की है साल भर बाद वो आपको याद है या नहीं है। अपनी आवश्यकता के अनुसार बच्चे यहां पर पढ़ते थे। जिस चीज की उन्हें आवश्यकता होती थी उसका ज्ञान वो यहां पर प्राप्त करते थे। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी।
हाँ, कुछ पाठशालाएँ ऐसी थी जो बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गाँव की किसी दुकान में या मंदिर के किसी कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। कहाँ-कहाँ पर? या तो मंदिर में पढ़ाया जा रहा है या दुकान खुली हुई है, दुकान में बैठकर पढ़ाने में लगे हुए हैं या बरगद की छाँव के नीचे आ गए या गुरु के घर में पहुँच गए कि गुरुजी हम आपके घर में आ जाएँगे, हमें पढ़ा देना, हमें खेती के विषय में बता देना, हमें इसके विषय में बता देना, उसके विषय में बता देना। तो जिस विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती थी, उस गुरु के घर पे भी जाकर के पढ़ाई कर लेते थे। आगे बच्चों को फीस उनके माँ-बाप की आमदनी से ही तय होती थी। बच्चों को कितनी फीस देनी है, ये उनके माँ-बाप की आमदनी के हिसाब से तय किया जाता था। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। जो गरीब लोग होते थे, उनको बहुत ही कम फीस देनी होती थी और अमीरों को ज़्यादा। मैं भविष्य में स्कूल अगर खोलूँगा, तो मैं भी इस व्यवस्था को ज़रूर अपने स्कूल में लागू करूँगा कि भैया जो अमीर लोग हैं, उनसे ढंग से पैसा ऐंठा जाए, ठीक है? और जो गरीब लोग हैं, उनसे कम से कम पैसा लिया जाए। और मैं भविष्य में अपना एक स्कूल ज़रूर खोलूँगा, जहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था होगी, वो बिल्कुल ही अलग होगी, इतनी अच्छी होगी कि हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ हर बच्चा आगे जाकर के सफल ज़रूर होगा। वो डिग्री के लिए नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है, यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। क्या कहा जा रहा है? भैया शिक्षा जो थी मौखिक रूप से होती थी, क्योंकि भैया किताबें छपी हुई होती ही नहीं थी, तो मुँह से कहानियाँ कह करके, कहानियों के माध्यम से लोगों को ज्ञान दिया जाता था। अब उन्होंने पूछा कि भैया हमें फसल कैसे काटनी है, ठीक है? तो फसल काटने के लिए कहानी बनाई गई और कहानी के माध्यम से ज्ञान दिया गया। तो मौखिक रूप से चीज़ें बताई जाती थी, ठीक है? और क्या पढ़ना है, ये विद्यार्थी की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि भाई बढ़ई का लड़का है, तो उसे मतलब बढ़ई से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी, कारपेंटर से रिलेटेड चीज़ें, उनके विषय में पढ़ाना है। लोहार का लड़का है, तो उसको लोहे से संबंधित चीज़ों के विषय में पढ़ाना है। अब पंडित का लड़का है, तो उसे पंडिताई से चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें पढ़ानी है। देखो उस समय हम यहाँ पर अगर 20 बच्चों की बात करें, ठीक है? यहाँ पर बात की जा रही है कि भैया एक पाठशाला में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं हुआ करते थे, ठीक है? अब एक गाँव में अगर एक पाठशाला चल रही है, तो हर गाँव में 20 ब्राह्मणों के बच्चे नहीं हो सकते थे, क्योंकि भैया जनसंख्या इतनी अधिक थी नहीं, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बात करें कि 20 लाख ब्राह्मणों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो ब्राह्मणों की जनसंख्या कितनी होगी जाकर के ज़रा अंदाज़ा लगाओ आप। ठीक है? कि भैया बच्चे उनके 2 माँ-बाप हो गए, ठीक है? तो केवल ब्राह्मण ही रह जाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पहले केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था, विभिन्न समुदाय के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। इतनी बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, क्या केवल वहाँ पर ब्राह्मण ही पढ़ते थे? और अगर केवल ब्राह्मण ही पढ़ते थे, तो वहाँ पर विभिन्न चीज़ों के इंस्ट्रूमेंट क्यों थे? विभिन्न प्रकार की पुस्तकें क्यों मौजूद थी? और हमारे देश में जो ये कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बुनकर थे, इनको इतना अधिक ज्ञान कहाँ से आया? ठीक है? तो मतलब हमारे यहाँ पर जो अन्य समुदाय के लोग थे, ये भी पढ़ाई किया करते थे। इन्हीं पाठशालाओं में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार इनको भी था, लेकिन इनकी ज़रूरत के हिसाब से इनको पढ़ाया जाता था कि इनको आगे चल कर के क्या काम करना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग-अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। यानी कि कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पहले से कक्षाएँ प्राप्त कर रहा है और कोई विद्यार्थी ऐसा है जो नया आया है। तो जो नया आया है उससे अलग स्तर पर बात की जाएगी, जो कुल दिनों से शिक्षा प्राप्त कर रहा है उससे अलग स्तर पर बात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। जो ये प्रणाली थी कि भैया जब भी मतलब फसल वगैरह काटी जाएगी, एक मिनट अभी इसको आगे देखेंगे। इसमें जो प्रणाली दी गई कि ना तो किताबें हैं, ना तो फीस बहुत ज़्यादा है, जो अमीर है उससे ज़्यादा लिए जा रही है, जो गरीब है उससे आज के टाइम पर जैसे ट्यूशन चलती है, ठीक है? ट्यूशन में अगर कोई गरीब बच्चा है तो उससे कम फीस लेकर के लोग पढ़ा देते हैं, अमीर है तो उससे ज़्यादा पैसे की डिमांड की जाती है, इस तरह से पढ़ाते हैं कोचिंग। इसी तरह से प्रकार की ट्यूशन पहले थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो एडम ने यहाँ पर पाया कि ये लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है, यानी कि बहुत अच्छी है। स्थानीय बच्चे यहाँ पर बहुत आराम से पढ़ पा रहे हैं। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। अब बच्चे अगर खेतों में काम करने के लिए गए तो स्कूल में पढ़ेगा कौन? तो जब फसलों की कटाई होती थी तब कक्षाएं बंद कर दी जाती थी। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू कर दी जाती थी और दोबारा चीजों के विषय में बताया जाता था। इनका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है? यानी देखो जो बड़े बड़े काश्तकार थे वो तो लेबरों से काम करवा लेते थे, लेकिन जो साधारण काश्तकार थे वो कैसे पढ़ाई करें? तो वो इस तरह से इन पाठशालाओं में जाकर के पढ़ाई कर सकते थे। अगले हेडिंग है, नई दिनचर्या नए नियम। अब जब अंग्रेज लोग यहाँ पर
अपनी एक नई शिक्षा व्यवस्था लेकर के आए, तो उन्होंने नई दिनचर्या लागू कर दी और नए नियमों के हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करवा दिया। तो यहाँ पर पहले बिंदु में कहा जा रहा है 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी भी ज्यादा दखल नहीं दिया। क्या कहा जा रहा है, 19वीं सदी के मध्य तक, यानी कि लगभग 1850 तक इनका जो मतलब मुख्य रूप से ध्यान था वो उच्च शिक्षा पर था, यानी कि जो डिग्री लेवल की कक्षाएं हुआ करती, जैसे कि आज के टाइम पर हम 12th के बाद में जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उसे उच्च शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा पर इन्होंने 19वीं सदी के मध्य तक यानी कि 1854 तक ध्यान दिया। लेकिन 1854 के बाद में इन्होंने क्या किया कि भैया जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनके कामकाज में भी दखल देना शुरू कर दिया। 1850 के बाद उसने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया कि भैया जो देसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जो स्थानीय पाठशालाएं चल रही हैं, इस शिक्षा व्यवस्था में भी अब हम सुधार लाएंगे। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं, इसके लिए नए स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से स्थानीय पाठशालाएं चल रही हैं उनमें ही हम बदलाव कर सकते हैं। आगे कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को अब व्यवस्थित करना चाहती थी। अब कंपनी ने यहां पर निर्णय लिया कि जो ये स्थानीय पाठशालाएं चल रही हैं, ठीक है, इनमें हम नई दिनचर्या लागू करेंगे, नए नियम लागू करेंगे और नियमित निरीक्षण के जरिए इन पाठशालाओं को हम व्यवस्थित करेंगे, यानी कि रोज इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, नई दिनचर्या यानी कि नया टाइम टेबल लागू किया जाएगा और नए नियम बनाए जाएंगे कि किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आगे इसके लिए सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। ये देखो, मुख्य रूप से पाठशालाओं को चलाने का काम पंडित ही किया करते थे। और जब इस जाति व्यवस्था बनाई गई थी, तब जो लोग इन स्थानीय पाठशालाओं में पढ़ाया करते थे उनको ही पंडित के रूप में स्थापित किया गया था, उनको पंडित का दर्जा दिया गया था, पंडित की जाति में रखा गया था। तो जो पंडित लोग स्थानीय पाठशालाओं को चलाया करते थे उनमें से बहुत सारे पंडितों को अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले तो नौकरी पर अपने पास में रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया कि भैया एक पंडित 4 से 5 स्कूलों की देखरेख करेगा। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों को में सुधार लाना था कि भैया आपको पाठशालाओं यानी कि जो स्कूल चल रहे थे स्थानीय, उनका दौरा करना है, समय समय पर जांच करने के लिए जाना है और वहां पर जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो अध्यापन के कार्य हो रहे हैं, इनकी स्थितियों में सुधार लाना है। ठीक है, ये कार्य सौंपा गया किनको, इन पंडितों को। आगे बढ़ते, प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजेंगे। सभी गुरुओं को आदेश दिया गया कि भैया टाइम टाइम पर तुम्हारे स्कूल में किस तरह से पढ़ाई की जा रही है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसके ऊपर रिपोर्ट भेजना है और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। ठीक है, एक पूरा टाइम टेबल बनाया गया और उस टाइम टेबल के अनुसार आपको कक्षाएं चलानी है, इस बात का यहां पर आदेश दिया गया। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हो चुका था। अभी तक क्या था कि जो अध्यापन हो रहा था वो मौखिक रूप से हो रहा था, लेकिन अब पाठ्य पुस्तकें छप गई और इन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाने लगी और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। आजकल तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है। ठीक है, धीरे 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 अब देखो यहाँ पर पहले स्थानीय पाठशालाएं चलती थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, स्कूल बना दिए, स्कूल में टाइम टेबल लागू कर दिया, निरीक्षण की बात कर दी, वार्षिक परीक्षाओं करवाने का दौर शुरू कर दिया, पुस्तकें ला दी, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। ठीक है, अब वार्षिक परीक्षाएं भी होने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें। अब यहां पर फीस भी तय कर दी गई, सभी के लिए बराबर फीस। ठीक है, और नियमित रूप से शुल्क यानी कि फीस देने की यहां पर बात कह दी गई। इसके अलावा नियमित रूप से कक्षाएं आए, अब आपको डेली प्रेजेंटी आपकी लगेगी। ठीक है, तो नियमित रूप से कक्षा में आने की बात कर दी गई और तय सीट पर बैठे, सभी के लिए एक सीट निर्धारित कर दी गई कि आपको इस सीट पर बैठना है। ठीक है, और अनुशासन के नियमों का पालन करें। पहले क्या था कि भैया अनुशासन वगैरह कुछ भी नहीं था, व्यक्ति अपने आप अनुशासन में रहता था, क्योंकि भैया वो वहां पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता था, ना कि डिग्री के लिए। और अब क्या हुआ, जब वार्षिक परीक्षाएं करवाई जाने लगी तो लोग परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ने के लिए आने लगे। अब वो मजबूर हो गए। अब व्यक्ति क्या कि खुद पढ़ने के लिए नहीं आ रहा था, अब मजबूरी में व्यक्ति पढ़ने लगा। मजबूरी तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अब कक्षा में आकर के बैठना, पढ़ाई करना, ये उसके लिए एक प्रकार की सजा बन गई। क्योंकि पहले उन्मुक्त तरीके से पढ़ता था, मन है तो जा रहे, नहीं मन है तो नहीं जा रहे, मन है
है तो पढ़ रहे, नहीं मन है तो नहीं पढ़ रहे, अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन अब अगर आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो नियमित रूप से कक्षा में आना है, तय सीट पर बैठना है, परीक्षा भी देनी है, सब करना है। तो अब यहां पर एक बंधनकारी नियम तैयार हो गया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है नए, एक मिनट, हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। अब क्या हुआ, जो नए नियमों के हिसाब से पाठशालाएं चलने लगी उनको सरकारी अनुदान मिलने लगा, सरकारी पैसा मिलने लगा। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। ठीक है, जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। हुआ क्या, यहां पर जिन टीचरों ने अपनी मतलब स्वतंत्रता बनाए रखी वो अंग्रेजों के लिए नौकरी करने को तैयार नहीं हुए। वो धीरे धीरे पढ़ाते तो रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जब समाज बढ़ा, ठीक है, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे निकलने लगे, तो जो अध्यापक सॉरी जो पेरेंट्स थे वो भी जाकर के उन्हीं स्कूलों में अपने बच्चे को एडमिशन करवाने लगे और धीरे धीरे ये जो स्थानीय पाठशालाएं थी ये कमजोर पड़ने लगी और आगे चल करके फिर ये समाप्ति के कगार पर भी आ गए। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि पाठशाला की समय समय पर एक मिनट, पाठशाला की समय सारणी काफी लचीली थी कि भैया जब फसल की कटाई होगी तब पाठशालाएं बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, और मौखिक रूप से, इसके अलावा आपकी जरूरत के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब पढ़ाई के लिए पाठ्य पुस्तकें निर्धारित कर दी गई, एक सिलेबस निर्धारित कर दिया गया कि आपको यही पढ़ना है, आपकी आवश्यकता हो या ना हो। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर होता है। ठीक है, 5 साल से लेकर के और लगभग 18 साल की उम्र तक हम कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई करते हैं, करते कि नहीं करते बताओ। और ये पढ़ाई किसके काम आती है? अभी मतलब मैं ऐसे 90% बच्चों को आपके सामने लाकर रख दूंगा जिन्होंने कॉस थीटा, साइन थीटा सब कुछ पढ़ा, अल्फा बीटा गामा सब कुछ पढ़ा, लेकिन जीवन में उनके कहीं काम नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो इंग्लिश की, हिंदी की, हर सब्जेक्ट की बुक को उन्हें खूब अच्छे ढंग से पढ़ा, लेकिन जीवन में कहीं उनके काम नहीं आया। तो व्यक्ति को अगर उसकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है तो वो सबसे अच्छी बात थी और वो पहले थी। लेकिन अब यहाँ पर पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक बना करके पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया और जैसी शिक्षा व्यवस्था आज के टाइम पर आप देख रहे हो ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था बना करके तैयार कर दी गई। आगे बढ़ते, नई व्यवस्था के अनुसार नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी, नई व्यवस्था में अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। यहां पर में होगा, ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे। नई व्यवस्था में अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था। अब अगर फसलों की कटाई हो रही है, गरीब बच्चे फसल काटने के लिए नहीं जाएंगे तो फसल कैसे कट पाएंगे? ठीक है, यहां पर फसल काटना भी जरूरत था और स्कूल जाना भी जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने को जाया करते थे। अब भैया यहां पर अनुशासन लागू कर दिया गया स्कूल में कि भैया टीचर पूछ रहे सुबह, आप दूसरे दिन पहुंचे, कहां गए थे कल? तो बता रहे कि हम तो फसल काट रहे थे। पढ़ाई जरूरी है कि फसल काटना जरूरी है? दोनों चीजें जरूरी है, तो जाओ फसल काटो, जा करके पढ़ना बंद कर दो। यहाँ पर अनुशासन है, प्रेजेंटी लगती है तुम्हारी, हड़काए जाने लगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या है कि परिवर्तन आने लगा। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था। ठीक है, यानी वह बच्चा पढ़ना नहीं चाहता ये माना जाता था और इसके प्रति फिर कार्यवाही भी की जाती होगी। ठीक है, तो इस तरह के अब नियम लागू हो गए। अब आप दोनों में फर्क करके देखो कि हमारी जो पहले की स्थानीय पाठशालाएं थी वो कैसी थी और अब जो हमारे यहाँ पाठशालाएं खोलेंगी वो कैसी हमें देखने को मिलती हैं। अगली हेडिंग है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। देखो, पहली वाली जो पाठशाला थी उसमें सुधार की आवश्यकता थी, ठीक है, और सुधार किया भी गया, लेकिन उसमें दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। पहली चीज तो ये बहुत अच्छी लगी कि भैया उसमें जो फीस थी, ठीक है, फीस थी वो बहुत ही अच्छी थी कि भैया जो अमीर है वो ज्यादा देगा, गरीब है तो कम देगा। इससे क्या है कि बैलेंस बना रहेगा, सभी बच्चे पढ़ भी पाएंगे। दूसरा कि भैया व्यक्ति की आवश्यकता के हिसाब से उसको पढ़ाया जा रहा है। अब जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाएगा उसको उस क्षेत्र की भाई नॉलेज दी जा रही है। अब आज के टाइम पर होना क्या चाहिए, हर व्यक्ति से कम कक्षा 8 तक पढ़ने के बाद में, 8 के बाद मतलब मैक्सिमम हाई स्कूल पास करने के बाद में उसको इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में जाने वाला है। ठीक है, एक उसे टीम प्रोवाइड की जाए। ठीक है, मैं तो कहता हूं कक्षा 10 का जब वो एग्जाम देने से पहले ही उसे एक टीम प्रोवाइड की जाए और उससे मतलब वार्तालाप करके उससे बताया जाए कि इस क्षेत्र में जाओगे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये करियर है, उस क्षेत्र में जाओगे तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये करियर है, और फिर वो बच्चा चुने कि उसे किस क्षेत्र में जाना है। इसके बाद में क्लास 11th में एडमिशन ले, यही होना चाहिए। बट ऐसा आजकल हमारे स्कूलों में होता नहीं है, कहीं भी नहीं होता। ठीक है, बट अगर मैं स्कूल खोलता हूं तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था जरूर रखूंगा। आगे बढ़ते हैं।
अब हमें यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची कैसे तैयार की गई इसके विषय में डिस्कस करते हैं। अर्थात जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद में भारत में शिक्षा व्यवस्था को तैयार करने के लिए किस प्रकार के नियमों को अपनाया गया, क्या-क्या किया गया उसको समझते हैं। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। देखो हुआ क्या, 19वीं सदी की शुरुआत से यानी कि सन 1800 की 19वीं सदी है, हाँ सन 1800 के आसपास ही हमारे भारत में कई सारे ऐसे विचारक थे जो कि शिक्षा के व्यापक प्रसार पर कि भाई शिक्षा का पूरे के पूरे देश में प्रसार किया जाए, पूरे देश में शिक्षा फैलाई जाए, इसकी जरूरत पर जोर देने लगे, अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि भाई पश्चिमी शिक्षा को भारत में ही प्रोवाइड किया जाए, इससे भारत में आधुनिकीकरण होगा। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें, यह आग्रह किया गया अंग्रेजों से। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे कि भाई पश्चिमी शिक्षा भारत में दी जाए जिससे कि भारत में आधुनिकीकरण आए, भारत में भी हम मशीनों को बनाने लगे और मशीनों को बनाकर आगे बढ़ने लगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि पश्चिमी शिक्षा के कट्टर आलोचक थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो कि पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, ठीक है। ये पूरी तरह से विरुद्ध नहीं थे, लेकिन पश्चिमी शिक्षा का जिस तरह से भारत में प्रोत्साहन किया जा रहा था, ठीक है, जिस तरह की शिक्षा लागू करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके विरोधी थे ये दोनों लोग, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर महात्मा गांधी के विचारों को समझेंगे, फिर रविंद्रनाथ टैगोर के। तो यहाँ पर हमारी अगली हेडिंग है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। ये डायलॉग था महात्मा गांधी जी का, ठीक है। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर के यहां के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे। महात्मा गांधी जी का कहना था कि भाई जब से भारत देश में ये पश्चिमी शिक्षा का विस्तार किया गया, पश्चिमी शिक्षा फैलाई जाने लगी, औपनिवेशिक शासन के तहत अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा यहां पर प्रदान की है, तब से भारतीय लोगों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा हो गया। भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि भाई पश्चिमी शिक्षा कितनी अच्छी है, पश्चिमी लोग कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे रंग से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, भाई अच्छा अच्छा सब बताया जा रहा था और भारतीयों को उसमें बुरा बताया गया था। तो यहां पर लोगों के मन में हीनता का बोध पैदा हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मतलब ये औपनिवेशिक शिक्षा की पुस्तकें बनाने वाले लोग थे, ये भारत से बहुत ही नफरत करते थे, भारत की शिक्षा से नफरत करते थे। ये चीजें इनकी पुस्तकों में भी देखने को मिली। इससे क्या हुआ, जो जो लोग इस शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे थे, जो भारतीय, उनके मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा होने लगा। इसके प्रभाव में आकर के जो यहां के लोग थे वो पश्चिमी सभ्यता को बहुत अच्छा मानने लगे और भारतीय संस्कृति को बहुत ज्यादा बुरा मानने लगे। धीरे धीरे असर तो होता ही ना, ठीक है, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। अब एक झूठ को अगर 100 बार कहोगे तो झूठ भी सच लगने लगेगा, ठीक है। यहां पर भी वही हुआ और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव नष्ट होता गया। हुआ क्या, यहां पर धीरे धीरे लोग पश्चिम की सभ्यता को अच्छा मानने लगे और भारत की सभ्यता का गौरव नष्ट होने लगा। यहां पर महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है। जो भारत में शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, उसमें विष भरा हुआ है, यानी कि जहर भरा हुआ है। वो भारत की शिक्षा, भारत की सभ्यता, इन दोनों के प्रति जहर उगलने में लगी हुई है, भारत को बुरा बताने में लगी हुई है। इससे भारतीयों को दास बना दिया है। इसने क्या किया, भारतीयों को दास बना दिया। जो मतलब कहा था वहां पर, मतलब बोर्ड के नीति पत्र में कहा गया कि अगर इस शिक्षा को हम वहां पर लागू करते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए भरोसेमंद व्यक्ति पैदा होंगे, ठीक है। और वही यहां पर हुआ, यहां के लोग पश्चिमी सभ्यता को अच्छा मानने लगे और धीरे धीरे दास बनते जा रहे थे। किसके, पश्चिमी शिक्षा के। भारतीय लोगों को धीरे धीरे मानसिक रूप से उनको अच्छा मान, जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें, भगवान से कौन झूठ बोलता है बताओ, ठीक है। इसी तरह से उनको, यानी कि पश्चिमी शिक्षा को लोग भगवान की तरह, ठीक, भगवान, मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, भगवान तो नहीं मानता, बट भगवान की तरह अच्छा मानने लगे थे। आगे बढ़ते, इसने लोगों पर प्रभाव डाला। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने लगे। हुआ क्या, भारत में इस शिक्षा, औपनिवेशिक शिक्षा ग्रहण करने वाले जो लोग थे, ये क्या करने लगे, इसके ऊपर मतलब इन लोगों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ये पश्चिम से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गए और पश्चिम की हर चीज की प्रशंसा करने लगे। अंग्रेज जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करने लगे, अंग्रेजों जैसे बनने का प्रयास करने लगे, लोग शहर जाकर अंग्रेजी सीखने लगे। आगे कहा जा रहा है, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे। अब हुआ क्या, लोग ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे, जो अभी तक इसका विरोध करने
करने में लगे हुए थे, अब वो ब्रिटिशों को पसंद करने लगे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। देखो, कोई भी संस्कृति बुरी नहीं होती है, हर संस्कृति में आपको त्रुटियां देखने को मिलेंगी, ठीक है, और हर संस्कृति अपने आप में विशेष होती है। भारत की संस्कृति में भी कुछ त्रुटियां समय के साथ में आई, कुछ गलतियां आई, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि भारत की संस्कृति बहुत खराब है। लेकिन यहां पर जब इस औपनिवेशिक शिक्षा का प्रसार किया गया तो लोग भारत की संस्कृति को बहुत ही हीनता के भाव से देखने लगे, ठीक है, और अंग्रेजों की संस्कृति को बहुत ही अच्छा मानने लगे। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि लोग जो थे वो अंग्रेजी शासन को भी पसंद करने लगे। अच्छा, जो महात्मा गांधी थे ये चाहते थे कि भैया इस जो ये मतलब जिस अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है इसकी जगह पर भारत में ऐसी शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए जिससे व्यक्ति के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित हो, उसके अंदर स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित हो, वो स्वाभिमानी व्यक्ति बने, वो मतलब अपने ही संस्कृति के प्रति एक मतलब अपनी संस्कृति को हीनता के बोध से ना देखे, ठीक है, बुरी नजर से ना देखे, दूसरे लोगों को श्रेष्ठ समझकर, दूसरे लोग श्रेष्ठ हैं, हम मानते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपको अच्छा मान करके हम अपने आप को बुरा क्यों समझें, ठीक है, हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो। यहां पर महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि भाई ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करो जिससे कि लोगों के भीतर प्रतिष्ठा का भाव पैदा हो, स्वाभिमान का भाव पैदा हो, गर्व का भाव पैदा हो। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेजी शिक्षा थी ये लोगों की मानसिकता को खराब करने में लगी हुई थी, लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने में लगी हुई थी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। इनका मतलब बहुत ही दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा देने के लिए भारतीय भाषाओं का ही उपयोग करना चाहिए। क्यों? उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। मैं एग्जांपल देता हूं। अब आपने इंग्लिश में पढ़ा वाटरमेलन, भारत में तो तरबूज कहा जाता है, ठीक है, तरबूज सब आप बाजार में लेने जाओगे और कहोगे तरबूज, वो तो बिना पढ़ा लिखा बैठा है, ठीक है, तो आपको तरबूज कहां से देगा? आपने उससे कहा वाटरमेलन दे दो और वो जानता है तरबूज वाटरमेलन जानते नहीं, तो आपको कहां से तरबूज दे देगा? आप गए और आप उससे कह रहे हो जाकर के कि भैया हमें पोटैटो दे दो, और वो पोटैटो जानता ही नहीं, वो जानता है आलू, ठीक है। आज के टाइम पर तो लोग पढ़े लिखे हो गए, लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं, ठीक। तो यहां पर गांधी जी ने कहा कि भाई अंग्रेजी शिक्षा जो है लोगों को अपाहिज बनाने में लगी हुई है, ठीक है। यहां पर लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, और आप अंग्रेजी सिखा रहे हो, ठीक है, तो अंग्रेजी सीख करके यहाँ के लोग जो है वो अपाहिज हो जाएंगे, ठीक है, आगे। यानी कि मतलब उनको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, हिंदी का ज्ञान होगा नहीं, और समाज में हिंदी बोली जाती है तो समाज में वो जी नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। जो यहां पर अंग्रेजी शिक्षा की बात की जा रही है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय इन बच्चों को जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने में लगे हुए हैं, इन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। आप देखोगे जो व्यक्ति हमारे बाहर जाकर के, ठीक है, जो व्यक्ति गांव का होगा, बाहर जाकर के पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है, और बाहर के समाज से प्रभावित हो जाएगा, वो गांव के लोगों को पसंद नहीं करने लगता धीरे धीरे, ठीक है। आप देखोगे जो ज्यादा साफ सफाई में रहने लगता है, फिर वो गांव के लोगों के पास में, भाई आपके ही लंगोटिया यार कुछ ऐसे होंगे जो आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद नौकरी प्राप्त कर ली, ठीक है, अच्छे ढंग से रहने लगे, पैसा आ गया, अब वो जब आपसे मिलेंगे ना तो बहुत ज्यादा उतना क्लोज होकर आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा मतलब हो जाता है। वही यहां पर भी हुआ। इन्होंने कहा कि जो लोग अंग्रेजी में पढ़ने में लगे हुए हैं उनको सामाजिक परिवेश से वो अलग होते जा रहे हैं, ठीक है, और वो भारत में अपाहिज बनते जा रहे हैं कि भैया उनको हिंदी का ज्ञान ही नहीं रह गया, वो इंग्लिश का ज्ञान प्राप्त करने लगे और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। यहां पर सब कुछ हिंदी में है और आपको सब कुछ इंग्लिश में पता है, तो आप कैसे यहां पर बात करोगे बताओ मुझे, ठीक है। तो इस तरह से उनको अजनबी वो बनते जा रहे थे। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृत से घृणा करने वाले, घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। इनका कहना यहां पर ये, महात्मा गांधी जी का कहना ये कि भैया जो लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, ठीक है, इनका कहना था कि भैया विदेशी शिक्षा बोलने वाले अर्थात अंग्रेजी शिक्षा बोलने वाले स्थानीय संस्कृत से घृणा करने लगे थे, ठीक है। एक मिनट, वाले अंग्रेजी शिक्षित भाषा, हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि भैया जिन लोगों ने विदेशी शिक्षा प्राप्त की, ठीक है, वो एक तो संस्कृत से घृणा करने लगे और दूसरा भारतीय जनता से जुड़ना भूल चुके थे कि भैया भारतीय जनता कैसी है, उसके साथ में कैसे मिलजुल कर बात किया जाए, उससे कैसे जुड़ा जाए। तो भारतीय जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूलते जा रहे थे क्योंकि वो अब एक नई संस्कृति में
शिक्षा प्राप्त करने लगे थे, स्कूल जाते थे, 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहना है और स्कूल में अनुशासन के साथ में रहना है। स्कूल से घर आ रहे तो घर में देख रहे कि सब बिना अनुशासन के हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि भाई मिक्स हुआ और धीरे धीरे लोग जो है भारतीय जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूलने लगे थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। यहां पर मौखिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, बल्कि केवल पढ़ाने लिखाने पर बात की जा रही है कि भैया आप पढ़ना सीख लो और लिखना सीख लो। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का कहना यह था कि भाई पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। जैसे आज के टाइम पर आप स्कूल जाते हो, टीचर बोल देते हैं, आप लिख लेते हो या फिर बोर्ड पर लिख देते हैं, आप नोट कर लेते हो, चले आते हो, ठीक है, आपने याद कर लिया उसे और ले जाकर के एग्जाम में लिख दिया, आप पास हो गए। अब उसमें उसका अर्थ क्या है तो समझ ही नहीं पा रहे। इंग्लिश मीडियम के अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम यही है आज के टाइम पर, और हिंदी मीडियम के बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो स्कूल जाते हैं, टीचर लिखवा देते हैं, कॉपी भर लेते हैं, उसको याद करके लिख देते हैं और उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आई है, ठीक है, और मैं इसी चीज को चेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये चीजें बदलें और गांधी जी भी यही चाहते थे। गांधी जी का कहना यह कि जो ये पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है, ये केवल क्या है कि भैया पुस्तकों में ही सिमट कर रह चुकी है, ठीक है। इससे जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान इससे प्राप्त नहीं होता। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा ऐसे प्राप्त करो कि व्यक्ति का दिमाग विकसित हो और व्यक्ति की आत्मा का विकास हो। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी कि पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है। गांधी जी ने कहा कि भाई शिक्षा प्राप्त करना, देखो इनका कहना था कि साक्षरता पा लेना अर्थात पढ़ने और लिखने यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना, ये हो गया साक्षरता, ठीक है। तो ये शिक्षा नहीं है। गांधी जी ने कहा कि भाई केवल साक्षरता पा लेना शिक्षा नहीं है, इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं। अगर मतलब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, जीवन जीना है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना, एक मिनट, काम करना पड़ेगा, ठीक है, हुनर सीखने पड़ेंगे और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह से काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। एक मिनट। यहां पर गांधी जी का कहने का मतलब यह है कि केवल पढ़ने लिखने की क्षमता हासिल कर लेना, उनकी राय में केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि आप काम करना सीखें, ठीक है। शिक्षा इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना होता है। समाज में आप जाओगे, ठीक है, तो आपको हाथ से काम करना पड़ेगा। तो शिक्षा पाने का उद्देश्य होना चाहिए कि आप जब हाथ से काम करो तो आपको काम करना आए, ठीक है, काम करना आता हो। इसके अलावा आप हुनर सीखें, इसे शिक्षा कहा जाएगा, ठीक है, हुनर सीखें। इसके अलावा विभिन्न चीजों की जानकारी आपको प्राप्त हो, इसे शिक्षा कहा जाए। इसके अलावा आपके मस्तिष्क और आपके समझने की क्षमता का विकास हो, यह शिक्षा है। महात्मा गांधी जी का कहना था केवल साक्षरता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, गांधी जी का कहना था, ठीक है। आगे बढ़ते, ये जो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो, ठीक है, ये इस चित्र में महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी, ये महात्मा गांधी हैं और ये कस्तूरबा गांधी। अभी कस्तूरबा गांधी जी के नाम पर कई सारे विद्यालय चल रहे हैं, उसमें केवल लड़कियों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, बहुत ही कम फीस है, आई थिंक 100 रुपए के आसपास फीस रहेगी, ठीक है। आवासीय है, उसी में बच्चे रहते हैं, सरकार पूरा खर्चा उठाती है और इनके नाम पर कई सारे विद्यालय चल रहे हैं। तो इस चित्र में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, और लड़कियों की एक टोली के साथ में बैठे हुए 1940 की इमेज है ये, ठीक है, 1990 की इमेज है। यहाँ पर कुछ लड़कियां आप देख रहे हैं बैठी हुई हैं जो कि शांति निकेतन में। अब हमें यहाँ पर रविंद्रनाथ के शांति निकेतन के विषय में भी पढ़ना है, बट इससे पहले साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, इसको एक बार देख लेते गांधी जी का इस क्षेत्र में क्या कहना था। तो गांधी जी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाए। जो भी व्यक्ति है, मनुष्य जो है, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से अपने शरीर, मस्तिष्क और भावना, इन सभी के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाए, यानी कि उसके इन सभी चीजों का विकास हो। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत है। आप साक्षरता क्या है कि आपने पढ़ना सीख लिया, ठीक है, आपने लिखना सीख लिया, हाथों की कला आ गई आपके पास में और भाई बोलने की कला आ गई, लेकिन इससे आपका मस्तिष्क का तो विकास हुआ नहीं, ठीक है। तो यहां पर गांधी जी का कहना यह था कि भैया शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए देह, मस्तिष्क और भावनाओं का विकास। आगे बढ़ते हैं, यह तो केवल एक साधन है, साक्षरता जो है, साक्षरता केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है,
लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। गांधी जी ने यहाँ पर ये कहा कि भाई केवल साक्षरता शिक्षा नहीं है, साक्षरता एक माध्यम है जिसके जरिए आप शिक्षा पा सकते हो। और इन्होंने कहा कि भैया मैं बच्चों को हस्त कौशल सिखाऊंगा। इन्होंने क्या कहा, मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए यानी कि विभिन्न चीजों के बारे में जानकारी देते हुए उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा, जो कि आज के टाइम पर चाइना कर रहा है। अब चाइना में अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करवाई जाती, चीजों को सिखाया जाता है कि आपको काम कैसे करना है, हस्त कौशल सिखाया जाता है। और इस हस्त कौशल के माध्यम से चाइना के बहुत सारे लोग आजकल बहुत बड़े पैमाने पर काम करने में लगे हुए। चाइना में बहुत कम बेरोजगारी है, ठीक है, मात्र इसी वजह से आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। इन्होंने कहा कि अगर इस तरह की शिक्षा प्रोवाइड की जाए तभी दिमाग और आत्मा दोनों का विकास संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक हस्त कौशल जो भी आप उसे हाथ की कला सिखा रहे हो, ठीक है, उसको यांत्रिक ढंग से ही नहीं, मतलब उस कार्य को कैसे करना है केवल इतना ही नहीं बताना है बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए कि ये जो यंत्र है किस तरह से कार्य करता है, जो आप कार्य कर रहे हो उसके पीछे की साइंस क्या है, ये सब कुछ बताया जाना चाहिए ताकि उस बच्चे को ठीक है, प्रत्येक प्रक्रिया के जो भी वो कार्य कर रहा है उस कार्य के वो कार्य क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कैसे वो कार्य किया जाता है, ये सारी जानकारी उसे होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर टैगोर के शांति निकेतन के विषय में डिस्कस करना है। ये काफी फेमस है, ठीक है, इसके ऊपर प्रश्न आ जाता है तो टैगोर के शांति निकेतन के विषय में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगली हेडिंग है टैगोर का शांति निकेतन और उसके सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, पहले बिंदु में कहा जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1901 में। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। ये सबसे पहले कलकत्ता में इन्होंने पढ़ाई की होगी, ठीक है, स्कूल में जाकर के। तो जब इन्होंने स्कूल में जाकर के कलकत्ता में पढ़ाई की तो इनके जो अनुभव थे उससे ये काफी प्रभावित हुए, ठीक है। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, ठीक है। इनके अनुभव क्या थे कि जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो इनका मन इधर उधर भटकता था, ठीक है, और नियमित रूप से स्कूल जाना ही था तो मजबूरी में स्कूल भी जाया करते थे और भी कई सारे खराब अनुभव थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने खराब अनुभवों से प्रभावित होकर के एक ऐसे स्कूल को खोलने का निर्णय लिया जहां पर बच्चे खुश रह सकें, जहां पर मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। अर्थात इन्होंने कितनी चीजों का ध्यान रखा, सबसे पहला जहां पर वो खुश रह सकें। देखो जब आप खुश होंगे तभी आपकी पढ़ाई होगी। तो इन्होंने कहा मैं ऐसा स्कूल खोलना है जहां पर बच्चे खुश रह सके और जहां पर मुक्त और रचनाशील है। ऐसा नहीं कि मतलब जबरदस्ती स्कूल आना ही आना है, आप पढ़ाई नहीं करना चाहते तब भी स्कूल आ रहे हैं, आपको जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है वो भी आप पढ़ने में लगे हो, ठीक है। तो मुक्त रहना है, रचनाशील रहना है और खुश रहना है, ऐसी जगह पर हमें स्कूल खोलना है। आगे जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें, उनके मन में जो विचार आ रहे हैं अपने विचारों को समझ सकें, उनकी जो आकांक्षाएं हैं कि उन्हें आगे चल करके क्या करना है, ठीक है, उनको समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा हमेशा होता है, बचपन में आप देखोगे आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, ठीक है। आप भी देखो अपने आसपास के बच्चों के, अपने आसपास के लोगों के साथ में एक बार इस चीज को ट्राई करना। जो कक्षा 10, 9, 8 या फिर 11, 12 के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में आगे होते हैं, ठीक है। कैसे? उनके मन में कई सारे नए नए आइडियाज़ आते हैं और वो उन आइडियाज़ पर अगर काम करें, आगे बढ़ें, उनको अगर अच्छे अच्छे मतलब प्रोत्साहन दिया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को इतना अधिक प्रोत्साहन दिया नहीं जाता है। आगे कहा जा रहा है वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े नियमों और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो बचपन का समय है ये अपने आप सीखने का समय होता है और इस समय अगर अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए कड़े बंधनों के साथ में लोग बंद करके रहेंगे तो अपने आप कैसे सीख सकते हैं। अंग्रेज कह रहे कि नहीं आपको ये पढ़ना है और आपका मन कुछ और सीखने का है, कुछ और पढ़ने का है, तो आप कैसे पढ़ पाओगे। तो इन्होंने कहा शिक्षा जो है, इन्होंने कहा भाई ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। इनका कहना था कि शिक्षक कल्पनाशील हो, कल्पनाशील अर्थात विभिन्न चीजों की कल्पना करके, ठीक है, विभिन्न चीजों की कल्पना कर सके और कल्पना के माध्यम से बच्चों को बता सके। इमेजिनरी टीचर होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को समझाते हो, ठीक है, और उनके
अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। कहने का अर्थ यहाँ पर एक इन्होंने कहा कि भाई टीचर ऐसे होने चाहिए जो कल्पनाशील हो, इमेजिनरी टीचर होने चाहिए, हर चीज को इमेजिन करके बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है, हर चीज को बच्चों को इमेजिन करवा सकें, कल्पना करवा सकें। इसके अलावा ऐसा टीचर होना चाहिए जो बच्चे के अंदर उत्सुकता जगाए कि भैया बच्चा खुद मन करे कि हमें जाकर के इस टीचर की क्लास लेनी है, ठीक है। आगे इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई टीचर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जो बच्चे के अंदर जानने की चाह विकसित कर सके। बच्चे के मतलब जब वो टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे को ये इच्छा आए कि भाई आगे क्या हुआ, आगे क्या होगा, मतलब जानने की चाह बच्चे के अंदर विकसित हो, ऐसा टीचर होना चाहिए। आगे टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशील चकित होने के स्वाभाविक गुण को मार देता है। इनका कहना ये था कि वर्तमान में जो स्कूल चल रहे हैं ये बच्चों के रचनाशील चकित होने के स्वाभाविक गुण, इन दोनों ही गुणों को मार देता है, ठीक है। जब बच्चे खुद आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों के नए नए आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है, उन आइडियाज को अगर हमारे यहाँ के टीचर सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाने पर का काम करते हैं तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उनको दबा करके रखा जाए, ठीक है, तो बच्चे के जो ये गुण हैं ये खत्म हो जाते हैं, और ऐसा हो भी रहा था। तो इन्होंने इसका मतलब विरोध किया और ऐसा कहा कि ऐसा स्कूल खोला जाना चाहिए जहां पर बच्चे आजाद रह करके, खुश रह करके, मुक्त रह करके, रचनाशील होकर करके अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ करके पढ़ सकें। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इनका मानना था कि भाई स्कूल के अंदर बैठ करके एक कमरे में हम ऐसी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि मैं ऐसी शिक्षा ऐसे स्थान पर प्रदान करनी होगी जो मतलब प्राकृतिक परिवेश हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। कहां पर? कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल खोलने का इन्होंने यहां पर निर्णय लिया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी। उन्हें क्या हुआ, ये जो जगह थी जहां पर इन्होंने फिर ये स्कूल खोला वो शांति से भरी हुई दिखाई दी, इसलिए इन्होंने इस जगह का नाम दिया शांति निकेतन। क्या नाम दिया? शांति निकेतन। आगे कहा जा रहा है जहां प्रकृति के साथ जुड़े जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकें। यहां पर कहा जा रहा है कि जब ये कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर गए और यहां पर इन्होंने अपना स्कूल खोला तो एक ऐसे स्थान पर स्कूल खोला जो शांति से भरा हुआ इलाका था, इसलिए इस इलाके को नाम दिया शांति निकेतन। और इन्होंने कहा कि भाई ये जो इलाका है शांति से भरा हुआ है, इसलिए यहां पर बच्चे एक साथ जीते हुए अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते हैं। जो इनकी मतलब स्वयं आगे बढ़ने की मेधा है, ठीक है, जो बच्चे स्वयं बचपन का जो टाइम होता है ये स्वयं सीख कर आगे बढ़ने का टाइम होता है, तो स्वयं सीख करके आगे बढ़ सकें। और ऐसे टीचरों के साथ में जो टीचर कल्पनाशील हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हुए, इन ये बच्चे इन टीचरों के साथ में आगे बढ़ सके, ऐसे एक केंद्र की इन्होंने स्थापना की जिसे इन्होंने नाम दिया शांति निकेतन। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कामोबेश एक जैसी राय रखते थे। वो कई सारे क्षेत्रों में क्या था कि भाई दोनों लोगों की जो राय थी वो विपरीत रहती थी, लेकिन कई सारे ऐसी भी चीजें थी जहां पर दोनों लोग एक दूसरे से मतलब समान राय रखते थे। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में देखो यहां पर बात की जा रही है कि भैया लेकिन दोनों के बीच में फर्क था। एक मिनट, महात्मा गांधी के बारे में एक जैसी राय रखते थे दोनों लोग। कई सारे ऐसे मामले होते थे जहां पर दोनों लोगों की जो राय थी एक जैसी होती थी, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में राय दोनों लोगों की अलग भी थी। जैसे कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। इन्होंने कहा कि भाई पश्चिमी सभ्यता की उपासना करना बंद करो, पश्चिमी जो मशीन और प्रौद्योगिकी हैं इनकी उपासना करना बंद करो, इनकी पूजा करने में क्यों लगे हुए हो। वहीं टैगोर जी जो थे, टैगोर जी आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। टैगोर जी चाहते थे कि भाई जो पश्चिमी सभ्यता है और जो भारतीय परंपरा है इन दोनों के श्रेष्ठ तत्व एक जगह पर लाए जाए, ठीक है, और जो श्रेष्ठ तत्व नहीं है, जो बुराइयां हैं उनको हटा करके बाहर किया जाए। भाई हमें टैगोर जी की बात ज्यादा अच्छी लगी यहां पर, ठीक है, भाई दोनों ही सभ्यताओं के जो श्रेष्ठ तत्व है उनको ला करके उनको पढ़ना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की
शिक्षा पर भी जोर दिया था। इन्होंने क्या किया, शांति निकेतन में एक तो कला, दूसरा संगीत, तीसरा नृत्य, इन 3 चीज़ों पर तो ध्यान दिया ही दिया, इसके साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन दोनों की शिक्षा पर भी जोर दिया। आगे कहा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा को लेकर के विभिन्न विचारधाराएं भी थी। अब जैसे-जैसे हमारे देश मतलब 1900 के बाद में आगे बढ़ रहा था, आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। ये अगर आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज 1930 की है, शांति निकेतन में कक्षा चल रही है। आप देखो सारे बच्चे बैठ करके पढ़ने में लगे हुए, एक बोर्ड है, ये बैठे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, एक टीचर बैठा है, ठीक है, टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पहले पढ़ाई करवाई जाती थी। अब जैसे-जैसे हम आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे, तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा को लेकर के विभिन्न विचारधाराएं भी सामने आई। जब हमारे देश में आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिलने के बाद भी काफ़ी समय तक इसको लेकर बहस होती रही। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते थे कि भैया अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था लागू की है इसमें कुछ सुधार कर देते हैं और इसी शिक्षा व्यवस्था को बना रहने देते हैं ताकि अधिक लोगों को शिक्षा के अवसर मिल सकें। वहीं कुछ लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे थे जो राष्ट्रीय संस्कृति पर आधारित हो। वो यह बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा क्या होनी चाहिए, ये आज आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अपनी अपनी यहाँ पर बात रख सकते हो, आगे के चैप्टर्स में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि फिर आगे चल करके शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से लागू किया गया और क्या शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में आज के टाइम पर हमें देखने को मिलती है। अभी बस इतना समझ लो कि भाई आजादी के बाद भी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए बहसें चलती रही और सच्चे अर्थों में मतलब राष्ट्रीय शिक्षा क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स थे, हमने सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक रह गया जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना है तो अभी कभी हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। कोई भी समस्या आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स लेने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, अभी कभी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। और हाँ, हमारा अगला चैप्टर है महिला जाति एवं सुधार। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे ये चैप्टर बड़ा था इसी तरह से ये वाला चैप्टर भी बड़ा है, तो इस चैप्टर को भी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए आज शाम को या फिर कल ये चैप्टर का वीडियो आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।